तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, इसमें हम साइंटिफिक टर्म्स में वर्क को डिस्कस करेंगे, पावर क्या होती है, एनर्जी, सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो वर्क बेसिकली क्या होता है, देखो वर्क का मतलब ये है कि जैसे हमने कोई फोर्स अप्लाई करी और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो जाए, उसको वर्क कहेंगे। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, किसी एक बंदे को धक्का दे दिया। ठीक है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा था, मैंने उसको धक्का दे दिया, वो अपनी जगह से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस होगा ना तो वर्क हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैंने दीवार को धक्का दिया और दीवार को मैंने जोर से धक्का मारा, दीवार नहीं हिली, ठीक है, तो वहाँ पे वर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क के लिए हमें फोर्स भी लगाना जरूरी है, तो साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने किसी पत्थर को धक्का मारा और वहां पे वो पत्थर हिला भी नहीं तो वर्क हो गया। वर्क होने के लिए दोनों इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क को ही डिस्कस करेंगे और वर्क की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। देखो वर्क क्या होता है हमारा, वर्क बेसिकली क्या होता है, इट इज द वर्क, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड displacement. It is the product of force and displacement caused in the direction of force applied, या फिर फोर्स अप्लाई लिख देते हैं सिर्फ। ठीक है, मतलब जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं उस तरफ, अगर उस तरफ को भी ना, जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे माने इसको मैंने यहाँ पे धक्का दिया, ठीक है, तो वो मूवमेंट उस तरफ हो गई तो वर्क होगा। लेकिन अगर मान लो पीछे की तरफ भी आ जाएगा ना तो भी वर्क हो। अब देखो पीछे की तरफ कैसे आएगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, जब दो साइड से फोर्स लगती है। ठीक है, जैसे दो बंदे एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही जगह रुक जाएंगे। अगर एक में भी कम पावर या ज्यादा पावर होगी तो एक दूसरे को धक्का दे देगा। ठीक है, अब ये वाला बंदा जैसे मान लो धक्का दे रहा है और फिर भी पीछे हो रहा है, तो इस वर्क तो हो रहा है यहाँ पे पर नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले वर्क हमने ये देख लिया, इसकी डेफिनेशन। अब देखो वर्क का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली वर्क इक्वल टू, ये मैं तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूला बता ही दिया है, वो होता क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ये होता है हमारा वर्क की डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन भी हो गया, इसी से इसका फॉर्मूला भी बन गया, जिसको हम लिखते हैं W इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस। ये हो गया हमारा W इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस। डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, फिर डिस्टेंस को बेसिकली हम ऐसे डिनोट करते हैं, साइंस में इतना तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया वर्क और इसकी डेफिनेशन। अब मैंने तुम्हें बताया था कि वर्क कभी जीरो भी होता है, वो जीरो कहाँ पे होता है उसका पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक अलग से बना लो, इसमें लिखो व्हेन, यहाँ पे क्या तुम नीचे से भी लिख सकते हो कहीं से भी, व्हेन वर्क इक्वल टू जीरो। वर्क जीरो कब होता है, वो हम सारी मतलब तीन तरीके हैं, तब देख लेते हैं कि कब कब वर्क जीरो होता है। देखो सबसे पहले तो वर्क जीरो कब होता है, व्हेन फोर्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, पहला वर्क जीरो कब होता है, व्हेन, यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे देखो वर्क जीरो कब होता है समझो, जब या तो फोर्स जीरो हो। मान लो इन दोनों में से अगर एक भी जीरो होगा तो वो जीरो मल्टीप्लाई दूसरा, वो भी जीरो बन जाएगा तो वर्क जीरो हो गया। ठीक है, दूसरे की बात करें, अगर मान लो हम फोर्स तो लगा रहे हैं, ठीक है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। अब फोर्स लगा रहे हैं पर वो चीज हिल नहीं रही है, तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। अब दोनों में से एक भी जीरो, मान लो ये जीरो हो गया तो उसने फोर्स को भी जीरो से मल्टीप्लाई करा तो वो भी जीरो, तो वर्क फिर से जीरो हो गया। तीसरी एक कंडीशन क्या होती है जब वर्क जीरो होता है, व्हेन द एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, व्हेन द एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री या परपेंडिकुलर from where the force applied, ये इंपॉर्टेंट बेस को समझो ठीक से, ये तीन ही पॉइंट है वैसे तो। ठीक है, देखो एक हो गया जब हमारी फोर्स जीरो है तो हमारा वर्क पूरा जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो ये भी जीरो। अब तीसरा कौन सा है, इसमें ये कहने का मतलब है वर्क तब भी जीरो हो जाता है व्हेन द एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। यानी कि हम मान लो किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, जिस तरफ से हमने फोर्स अप्लाई करी वहां से वो 90 डिग्री आ रहा है। तुम सोचोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि हम सामने धक्का दे रहे हैं और वो वहां से इधर को मुड़ जाए 90, तो मतलब यहाँ या तो यहाँ इस तरफ को। लेकिन अगर ऐसा कभी हो रहा है ना तो मतलब वर्क तुम्हारा जीरो है। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन है और इसका एग्जांपल मैं तुम्हें दूंगा अभी बाद में। ठीक है, लेकिन ये तीनों समझ लो, देखो फोर्स जीरो तो वर्क जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो भी वर्क जीरो। और इसमें क्या है कि अगर हमने जहाँ से फोर्स लगा रहे हैं इस एंगल में, अगर वो इस तरफ 90 या इस तरफ 90 डिग्री में मूव कर रही है कोई चीज सामने फोर्स लगाने के बाद भी, तब भी हमारा वर्क जीरो में कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसी की एसआई यूनिट की। देखो एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। अब एसआई यूनिट ऑफ वर्क होती है हमारी दो तरीके से होती है। देखो पहली बात तो एक एसआई यूनिट है हमारी वर्क की, जूल। ठीक है, जूल को हम जे से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी है, अगर ये न्यूटन मीटर है ना, दोनों न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर, तो दूसरी है हमारी न्यूटन मीटर। ये दोनों ही हमारी वर्क की एसआई यूनिट है, जूल भी और न्यूटन मीटर भी। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे फोर्स न्यूटन होता है
और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हम मीटर में लेते हैं तो न्यूटन मीटर भी लगा सकते हैं और जूल भी लगा सकते हैं, पर वर्क इक्वल टू एनर्जी भी होता है, ठीक है। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वर्क एनर्जी के जैसे कैसे बराबर है, और हर एनर्जी के लिए तो हम जूल ही लगाते हैं, ठीक है। तुम जूल भी लगा सकते हो, तुम न्यूटन मीटर भी लगा सकते हो, एक ही बात है, क्लियर। अब देखो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क ये तो हो गया कि न्यूटन मीटर है या फिर जूल के बराबर है। अब देखो अगर हमें बोला जाए कि एक जूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें एक जूल को डिफाइन करना है, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 जूल। अगर ये क्वेश्चन आ गया मतलब 1-2 नंबर में आ गया जूल डिफाइन 1 जूल। अब देखो 1 जूल को डिफाइन करने का तरीका क्या है, देखो 1 जूल होता है क्या बेसिकली, 1 जूल इक्वल टू व्हेन 1 न्यूटन, when 1 Newton force applied and the object covers the displacement of 1 मीटर। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। देखो 1 जूल कब होता है, जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुई है और जो मतलब जो कवर किया है इसने डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट ने 1 मीटर का, उसको बोलते हैं 1 जूल। फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से लिखते हैं, देखो 1 जूल इक्वल टू कब होता है, 1 न्यूटन फोर्स लगाइए और साथ में 1 मीटर ही उसका डिस्टेंस कवर हुआ है। ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का। 1 जूल कब होता है, जब 1 न्यूटन फोर्स लगा दिए और 1 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है। डिस्टेंस बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है। डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोल रहा हूँ ना मैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम धक्का दें तो सामने ही जाए चीजें। मैं तुम्हें इसका एक्सप्लेन कर दिया कि अगर 2 हाथ बराबरी से लग रहे हैं तो कभी कभी इसमें ताकत ज्यादा है तो ये भी तो फोर्स लगा रहा है, फिर भी पीछे आ रहा है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव होगा तो फिर हम इसको डिस्प्लेसमेंट ही बोलेंगे, डिस्टेंस तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें हमने 1 जूल डिस्कस करा, भी ऐसे यूनिट करिए, ठीक है। अब हम आते हैं, देखो ये तो हो गया कि कब कब इसमें वर्क जीरो होता है, वर्क क्या है, वर्क की डेफिनेशन क्या है, ऐसे यूनिट या फिर 1 जूल को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कब कब किस किस चीज़ों का सेटिस्फाई होना जरूरी है। वो इसका बेसिकली उल्टा ही है, अगर मैं तुम्हें ना बताना चाहूँ तो भी काम बन जाएगा। देखो किस किस चीज़ का सेटिस्फाई होना जरूरी है। ये पहली बात तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या साइड में लिख दूँ, लिख ही दूँ क्या। देखो उसमें क्या है कि फोर्स होनी चाहिए, पहली बात तो फोर्स शुड बी एक्टेड, फोर्स होगी तो वर्क होगा। दूसरा डिस्प्लेसमेंट शुड बी या फिर मस्ट बी, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी कवर, कि डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ी बहुत कवर होनी चाहिए, ठीक है। ये 2। तीसरा एंगल मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब उसको 0 नहीं, नॉट इक्वल टू 90। ये 3 है जब हमारी मतलब वर्क को कब हम सेटिस्फाई करेंगे, जब एक ही चीज़ में तीनों काम हो रहे हो, थोड़ी सी फोर्स हो, थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे ज़्यादा हो कम उससे मतलब नहीं पड़ता, और एंगल जो है वो 90 नहीं होना चाहिए, तब वर्क सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। तो एक लाइन में लिख ही लेते हैं, चलो ठीक है। अगला लिखो, when work done satisfied, वर्क डन सेटिस्फाइड। कब कब सेटिस्फाई होता है वर्क डन, 3 कंडीशन है सेटिस्फाइड। देखो पहला है हमारा कि फोर्स शुड बी एक्टेड, फोर्स शुड बी एक्टेड, थोड़ी बहुत फोर्स लगे, ज़्यादा लगे कितनी भी, पर थोड़ी बहुत तो होनी ही चाहिए, कम से कम। 0 होगी तो दिक्कत हो जाएगी, 0 होगी तो हमें फॉर्मूला पता है, यहाँ पे 0 सारा 0, ठीक है। दूसरा है कि डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी कवर्ड, कि डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए हर जगह भाई, हर जगह, मतलब आगे हो पीछे हो इधर उधर हो, बस 90 पे ना चली जाए, 90 से 89 भी चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है कि हाँ द एंगल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, नॉट इक्वल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। ये 3 ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें जो हमारा वर्क डन है सेटिस्फाई होगा। बेसिकली वर्क डन कब माना जाएगा, ठीक है, नहीं माना जाएगा, बस ये बस इसका उल्टा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें हमने देखो इसके बारे में डिस्कस किया कि वर्क क्या होता है, डेफिनेशन, ऐसे यूनिट, और 1 जूल किसे कहते हैं बेसिकली, ठीक है। 1 नंबर में आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, क्या पता, ठीक है। और फिर वर्क कब कब 0 हो जाता है, और अगर हमें वर्क को सेटिस्फाई करना है, बोलना है कि हाँ वर्क हुआ है, तो क्या 3 चीज़ें होनी चाहिए, वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो अब ये टॉपिक है हमारा कि व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट डायरेक्शन, देखो एक ही ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है इधर से भी और इधर से भी, 2 अलग अलग डायरेक्शन से, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है। मैं डायग्राम से थोड़ा क्लियर करता हूँ कि वर्क नेगेटिव कैसे होता है। देखो जैसे मान लो हमारे पास एक यहाँ पे ब्लॉक है, नॉर्मल सा डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये ब्लॉक है हमारा और ये एक टेबल है, लेट्स से एक टेबल है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज टेबल और ये ब्लॉक।
अब मान लो कि यहाँ से ना इस पर थोड़ा क्या हुआ, फोर्स अप्लाई हुई। मान लो यहाँ से 50 न्यूटन की फोर्स किसी ने अप्लाई करी, एक बंदे ने 50 न्यूटन के हिसाब से धक्का मारे, ठीक है। और दूसरी साइड से भी किसी बंदे ने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करी 100 न्यूटन के हिसाब से, बड़ा बंदा इससे ज़्यादा तेज धक्का मार दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका वर्क डन निकालते हैं। चलो मान लो देखो ये इसने जो फोर्स अप्लाई करी वो F1 है, इसने जो फोर्स अप्लाई करी वो F2 है, ठीक है। तो वर्क डन निकालते हैं पहले, वर्क डन यानी 1 निकालते हैं पहले, 1 के हिसाब से, इसके हिसाब से। तो देखो इसने जो फोर्स अप्लाई करी, इसने फोर्स अप्लाई करी है F1 और धक्का दे रहा है, तो अब इसकी ताकत ज़्यादा है तो वो ब्लॉक उस तरफ को जाएगा, गारंटी है उस तरफ को जाएगा, ज़्यादा ताकत है तो, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, हमें पता ही है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, वर्क डन हो रहा है, बिल्कुल सिंपल वर्क डन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखो जिस डायरेक्शन में वो धक्का दे रहा है उसी डायरेक्शन में ब्लॉक भी आगे जा रहा है, तो डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी पॉजिटिव है, यहाँ से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, ठीक है। तो वर्क डन पॉजिटिव है। अब मान लो इसके वर्क डन नंबर 2 निकालते हैं, इसका सेकंड वाले का वर्क डन निकालें। अब देखो फोर्स तो ये भी लगा रहा है, इसने भी लगाई थी F2 फोर्स, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट हुई ना वो इसकी तरफ ही हो गई, बिल्कुल इसी के, जिसने इस तरफ फोर्स लगाई और बिल्कुल इसके उल्टे, कोई फायदा नहीं हो रहा है एक तरीके से इसका फोर्स लगाने का, लेकिन फोर्स तो ये लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, यहाँ से तो हिल रहा है ना कम से कम, तो वर्क तो जीरो नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। अब ये हो रहा है पर इसको बोलेंगे हम नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसकी तरफ ही हो गई बिल्कुल, जैसे इसमें क्या था, जहाँ पे फोर्स लगाया उसी तरफ आगे को जा रहा है, बढ़िया, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहा, तो जो वर्क डन 1 था वो हमारा बिल्कुल पॉजिटिव आ गया, F1 मल्टीप्लाई, ऐसी डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वर्क डन 2 की बात करें, यहाँ पे देखो यहाँ पे नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे थे उसके अपोजिट ही जब इसको चलना है तो हमारी फोर्स की तो वैल्यू वैसे भी नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिस्टम जो फोर्स है वो तो लगी सही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी हुई पर उल्टी तरफ, तो नेगेटिव आ गया। वर्क डन नेगेटिव कब होता है, रीजन देते हैं, देखो व्हेन object moves against the फोर्स, यानी कि फोर्स के बिल्कुल अगेंस्ट काम करे, जैसे फोर्स जिस डायरेक्शन में लगे उसी डायरेक्शन में वर्क डन वर्क डन नहीं डिस्प्लेसमेंट हुए जा रहा है, तभी हमारा वर्क डन जो होता है वो होता है नेगेटिव। अब देखो अगर वर्क डन हमने देख लिया कि नेगेटिव कब होता है, अब देखो एक और मैंने तुम्हें डाउट दिया था कि वर्क डन का एंगल अगर 90 डिग्री होता है तब वर्क डन 0 हो जाता है। अब उसको जरा क्लियर करते हैं, देखो वो कब कब होता है, पहली बात तो वो भी देखो, दो एग्जाम्पल देता हूँ। देखो एक तो हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा हो गया सर्कुलर, इन दोनों से एक साथ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या क्लियर किया कि वर्क डन कब नेगेटिव होता है वो हमने देख लिया। अब यहाँ पे जरा डिस्कस करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और सर्कुलर फोर्स में या फिर सर्कुलर मूवमेंट में, यहाँ एक फोर्स ही मान लो, ठीक है, इनमें जो है वर्क डन जो है हमारा वो 0 क्यों होता है, इनमें वर्क डन 0 क्यों है, ठीक है। अब देखो फोर्स तो लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता है हम कोई भी चीज को उछालते हैं वो फिर से नीचे आती है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेनेट के साथ लग रही है, सन की मान लो या फिर अर्थ की लग रही है मून के साथ, ठीक है, एग्जांपल के लिए अब जरा ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, ये हो गई अर्थ, ठीक है, ये क्या कर रही है, ये मून पे एक फोर्स लगा रही है जिसको बेसिकली हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं और साथ में सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। अब मून इस तरीके से राउंड करता है, मतलब राउंड इसके राउंड करते जा, चक्कर लगाता रहेगा नॉर्मल तरीके से, ठीक है। लेकिन अर्थ अगर हम सबको खींच पा रही है तो इसको नहीं खींच पा रही है, तो पता ही, अगर खींच रही है कोशिश तो है, अर्थ की जैसे कोशिश होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से सबको अपनी तरफ खींच लेना, तो इस पे भी वो लगा हुआ है। देखो अभी अर्थ क्या चाहती है, वो इसकी तरफ आ जाए अर्थ की खुद की फोर्स की वजह से, और मून क्या कर रहा है, उस फोर्स लगने के बाद भी वो उसको हटा के उधर को बढ़ रहा है आगे। अब देखो एंगल कितना क्रिएट हुआ, 90 डिग्री। यहाँ पे अगर देखो एंगल 90 डिग्री हो गया तो वर्क डन 0 हो गया बिल्कुल, देखो क्योंकि यहाँ से ये आगे जा रहा है और एंगल 90 खुद ही बना रहा है। देखो ये फोर्स लग रही है इस तरफ, लेकिन जा 90 के एंगल पर है। अब मान लो यहाँ पे जाएगा, अब तुम बोलोगे 90 कैसे, तो सर्कुलर है, सर्कुलर हर पॉइंट का देख रहे हैं हम लोग। मान लो वो इस पॉइंट पे आ गया, अर्थ ने फिर से उसको नीचे खींचने की कोशिश करी, वो फिर से आगे निकल गया, तो हर बार एंगल 90 बना रहा है, इसलिए मून कभी भी अर्थ के पास नहीं आ पाता। क्लियर। देखो यहाँ पे क्या है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स में वर्क हमेशा 0 होता है, और साथ में सर्कुलर फोर्स में भी देखो, सर्कुलर फोर्स है, जैसे सर्कल है, ये भी तो सर्कल ही है, ध्यान समझो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक तरीके का सर्कल है। अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह सर्कुलर में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मान लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसके अराउंड, और यहाँ पे कोई चीज़ है, वो उस पर फोर्स लगाएगा अपनी तरफ खींचने की, उससे बाहर धक्का देने की, जब वो इधर को हर जगह 90 बनाता चले जाएगा तो फिर वर्क तो खुद ही 0 हो जाएगा। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स में और सर्कुलर फोर्स में वर्क डन क्या होता है, 0। ये दो टॉपिक यहाँ पे हो गए क्लियर। अब देखो, अब हम देखो वर्क की बात क्लियर हो गई, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे जो है एनर्जी, ठीक है। वर्क में यही सब था कि वर्क डन कब नेगेटिव होता है और 0 है तो क्यों है, और बाकी सब उसकी असाइनमेंट वगैरह। अब एनर्जी डिस्कस करते हैं, व्हाट इज एनर्जी। देखो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी बेसिकली ताकत होती है, ताकत, कैपेसिटी टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, मतलब किसी भी तरीके का काम करने के लिए हमें कोई कैपेसिटी चाहिए, उसी को एनर्जी बोलते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द
कैपेसिटी टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, एनी काइंड ऑफ वर्क, ये हो गया हमारा एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, वैसे भी एनर्जी वही होती है जैसे हमें खाना खाते हैं ना, ताकत चाहिए, कोई काम करने के लिए ताकत चाहिए तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी बोलते हैं ना कि काम तो मैं कर दूंगा पर थोड़ी ताकत चाहिए। ठीक है, वही बात है सीधी सी। तो वर्क तो हम कर देंगे पर एनर्जी चाहिए, एनर्जी नहीं होगी तो ये तो देखो एनर्जी नहीं होगी मान लो, तो वर्क डन में फोर्स कहाँ से अप्लाई होगा? हम जो फोर्स लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, एनर्जी नहीं है, बिल्कुल खत्म है, तो फोर्स तो अप्लाई कर नहीं सकते, डिस्प्लेसमेंट तो होने से रहा है। ठीक है, तो एनर्जी क्या है? एक कैपेसिटी होती है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, वो कैपेसिटी चाहिए होती है बेसिकली। अब ये एनर्जी है, तो इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करूँ मैं, एसआई यूनिट, तो वो कितनी होगी? वो भी जूल होगी, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था जो एनर्जी है किसी भी टाइप की उसकी एसआई यूनिट तो जूल ही होती है। क्लियर? ये भी हो गया डिस्कस। अब देखो एनर्जी जो है, एनर्जी हमें पता है कि कंजर्व रहती है हमेशा की किसी भी चीज़ पे अप्लाई। जैसे एनर्जी जो है ना, मान लो ये मेरा मार्कर है, ये बोर्ड है, ये मैं हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, कहीं से गिर गया, कोई पत्थर गिर गया, एनर्जी सब पे कांस्टेंट रहती है। तो इसके लिए एनर्जी का एक बनता है हमारे पास ये कि एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये हमें क्या बताती है, इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताती है? वो जो हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है ना, या फिर मोमेंटम, वो सेम यही बताती है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना हम एनर्जी को बना सकते हैं, ठीक है, और ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभी तो बोला था कि खाना खाएंगे तो फोर्स लगाएंगे, एनर्जी हम लगाएंगे, वो हम नहीं लगाते हैं, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस चेंज होती है। मैं एग्जांपल के साथ जैसे एक क्लियर किया था उसको भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस यहाँ पे लिखेंगे इट चेंजेस, यहाँ पे बट लगा देते हैं। ठीक है, इट चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर, एक से दूसरी फॉर्म में चेंज होते हैं, वन फॉर्म टू अनदर, ये है इसकी डेफिनेशन। और साथ में एक पॉइंट है कि एनर्जी रिमेन कांस्टेंट एट एनीवेयर इन यूनिवर्स, एनीवेयर इन यूनिवर्स। अब ये देखो ये थोड़ी बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि देखो एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे कोई गाड़ी चल रही है, रुकी हुई है, कोई पत्थर के धूल का कण से लेके मुझ पे जितनी एनर्जी लगी है, मैं मूवमेंट में हूँ चाहे कैसे भी, ये जो एक लाइन है ना ये वाली, इसको एक्सप्लेन करने के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो हम करेंगे अभी इसमें। ठीक है, कि एनर्जी रुके हुए कंडीशन पे है, गिर रही है, धक्का दे दिया तो कंडीशन एक अलग होती है, खुद का फोर्स से धक्का दिया वो अलग है। ठीक है, और पड़ी है नीचे जाके गिर गई, या फ्री फ्लो है ग्रेविटी से खींच रही है, हमने ऊपर की तरफ धक्का दिया, एनर्जी जब हर जगह बराबर है तो इसको एक्सप्लेन करने का वो 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड, नहीं बन सकती ना तबाह हो सकती। ठीक है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ देखो इसमें हमने क्या देखा, ये देख लिया कि वर्क कब नेगेटिव होता है, और ग्रेविटेशन पे क्यों जीरो होता है, क्योंकि 90 डिग्री क्रिएट करती है, और हमें पता है 90 डिग्री क्रिएट होता है तो खुद ही जीरो होता है। एनर्जी क्या होती है ऐसे यूनिट बता दी कंजर्वेशन, और एक ये मेन लाइन एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट एट एवरीवेयर। ठीक है, और इसी के अलावा अगर तुम्हें देखो कुछ एग्जाम्पल सीखने हैं एनर्जी के, थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी जान लो। एनर्जी कितने प्रकार की, एनर्जी बहुत सारे प्रकार की होती है। देखो जैसे मान लो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी भी तो एक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, उसके अलावा कई सारी प्रकार की होती है। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी हो गया, और रेडियो एक्टिव एनर्जी एक्सेट्रा, कितने भी लिख सकते हो इसके एग्जांपल्स तो तुम लोग। ठीक है, अब देखो अब हम डिस्कस करने जाएंगे इसके बाद कि मैकेनिकल एनर्जी पे थोड़ा और डिस्कस करेंगे, और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, उसका थोड़ा बहुत एग्जांपल सीखेंगे, उसके बाद और देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगले टॉपिक्स पे। देखो सबसे पहले हमने मैकेनिकल एनर्जी, अभी देखो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना बाकी है। ठीक है, पर पहले वो देख लेते हैं कि जो मैं तो बता था एनर्जी कंजर्वेशन, यानी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो एनर्जी कई तरीके से कंजर्व होती है, कंजर्व मतलब बदलती रहती है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि एनर्जी जो है उसका कंजर्वेशन अगर तुम्हें देखना है, एग्जाम्पल्स एक दो दूंगा, बाकी तुम समझ ही जाओगे। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं
जैसे यहाँ पे फूड है तो फूड हमें एक एनर्जी देता है। फूड कौन सी एनर्जी देता है हमें? केमिकल एनर्जी देता है। लेट्स से कि केमिकल एनर्जी हमें फूड ने दे दी। क्लियर? अब खाना खाया तो हमारे पास एक एनर्जी आ गई, ताकत आ गई। ठीक है, अब वो केमिकल एनर्जी, मान लो खाना खाने के बाद हमने क्या किया, ताकत आ गई, साइकिलिंग करने लग गए, साइकिलिंग करी। साइकिलिंग करने की वजह से अब देखो वो जो केमिकल एनर्जी थी हमारे अंदर, अब वो किस में चेंज हो गई? साइकिलिंग करना क्या यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई। ठीक है, जैसे एग्जांपल कई सारे बन सकते हैं, जैसे कि मान लो सेल है। ठीक है, और ये एक नहीं, ये पूरी चेन बन जाती है, खत्म ही नहीं होती एनर्जी, बस ट्रांसफर पे ट्रांसफर होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक टॉर्च है, टॉर्च में हमने डाल दिया सेल। ठीक है, सेल क्या है? सेल खुद एक केमिकल एनर्जी से बना हुई चीज़ है, तो केमिकल एनर्जी उसमें होगी। वहां से अब वो जो टॉर्च है वो क्या करेगी? वो टॉर्च जो है वो उस मैकेनिकल को किस केमिकल को किस में करेगी चेंज? मैकेनिकल में, या बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगी। किस में करेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ से अब मान लो टॉर्च ने उस केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कर दिया। अब टॉर्च का काम क्या है? रोशनी देना, वो लाइट देगी हमें आगे, और लाइट किस में? फिर वो लाइट एनर्जी में चेंज हो गई। मतलब ये काम ना चलता ही रहता है एनर्जी कंजर्वेशन का, किसी भी काम से ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसका कोई ऐसा मतलब ऐसा हिस्सा या पॉइंट आएगा नहीं जहाँ पे रुक जाएगी। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन तो बढ़ती रहती है। अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल एनर्जी, जो हमारा मतलब मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का भी। मैकेनिकल एनर्जी, उसमें दो टाइप है उसके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी, देखो मैकेनिकल एनर्जी, सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी की बात करें हम लोग, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? इट इज अ एनर्जी विच, या फिर इट इज possessed by the, it is possessed by the motion and rest of an object। अब ये देखो ये दो तरीके से निकलती है, यानी कि मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो भी उससे मैकेनिकल एनर्जी निकलेगी, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मोशन में अगर कोई है तो उससे जो एनर्जी जनरेट होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और अगर कोई मान लो रेस्ट पे, अब तुम सोचो रेस्ट पे है तो कोई एनर्जी नहीं जनरेट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मोशन में है तो काइनेटिक, और अगर रेस्ट पे है, एक ही जगह स्टेबल है, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म तो नहीं बोलेंगे पर एक ही जगह रेस्ट पे है, तो भी जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर कोई चीज चल रही है ना तब भी उसमें एक एनर्जी लगती है जिसको हम काइनेटिक बोलते हैं, और अगर कोई चीज रुकी हुई है तब भी एनर्जी है। जैसे मान लो मारकर यहीं पे छोड़ दिया ना तो भी इसमें एनर्जी लगी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी। वो ड्यू टू ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी भी तो एनर्जी लगाती है हर चीज पे। कोई चीज टेबल पे पड़ी हुई है ऊपर, ग्रेविटी तो कोशिश कर रही है उसको नीचे खींचने, टेबल टूट ही ना तो क्या हुआ। ठीक है, सीन ये है कि देखो रेस्ट पे भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी और मोशन में भी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी के दो मेन पार्ट है। ठीक है, अब देखो इनको ना डिराइव करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला है और इसका भी फॉर्मूला वो बने कैसे हैं बेसिकली। ठीक है, जो हमने बेसिक पढ़ा है उन्हीं से डिराइव करते हैं इनको। तो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेशन लिखवानी जरूरी है, चलो लिख ही देते हैं। ठीक है, तो पहला है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक की डेफिनेशन लिखो पहले। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी possessed when the energy possessed when the object is in the motion, यानी कि मोशन में। अब देखो मोशन भी कौन सा, स्पीड या वेलोसिटी? वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है एनर्जी नेगेटिव हो गई थी, देखो वर्क अभी नेगेटिव हो गया था, तो नेगेटिव होगा तो स्पीड तो कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए वेलोसिटी। ठीक है, जिसमें वेलोसिटी नेगेटिव भी हो जाए। तो एनर्जी पोजेस्ड जब ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ mv²। ये फॉर्मूला है। अब इसको जरा डिराइव करते हैं, यही कर देता हूँ मैं डिराइव। ठीक है, ये डेरिवेशन आ जाती है 1-2 नंबर की। ठीक है, तो डिराइव करते हैं कि हाफ mv² बना कहाँ से। ठीक है, तो देखो हमें पता है, यहाँ पे एक अलग से लाइन खींच रहा हूँ मैं, इसको डिराइव कर रहा हूँ। हमें पता है कि देखो वर्क क्या होता है, वर्क क्या है? वर्क है हमारे पास क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमें पता ही है कि वर्क क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। लेकिन पिछले चैप्टर्स में, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा है? देखो दो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। पहला कि फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन कहता है। ठीक है, और एस क्या है? एस, अगर हमें कभी एस का फॉर्मूला निकालना हो तो देखो हमारे पास कई सारे एक फॉर्मूले बनते हैं, तो उससे निकाल लेते हैं, एक किसी से भी निकाल लेते हैं, पर हाँ उससे निकालेंगे जिससे बन भी जाए। ठीक है, तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला था 2as इक्वल टू v² माइनस u²।
रिमेंबर, एक ये फॉर्मूला था। इससे एस की वैल्यू निकाल दो। एस कैसे निकालेंगे, इन सबको उधर भेज दो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a, यानी कि इस एस की जगह मैं इसको पुट कर सकता हूँ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला चैप्टर 8 में, मोशन चैप्टर का ये, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालने का। तो ये जो है, इसमें यहाँ से इस एस की वैल्यू ये निकली, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा और इस वाले एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, दोनों में यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ इनकी जगह। ठीक है, एफ की जगह लिख दिया मैंने एम ए मल्टीप्लाई, इसकी जगह लिख दिया मैंने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। इस a से ये a कट गया, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचा, एक तो नीचे 2 बचा है, वैसे भी हाफ के लिए 2 नीचे चाहिए, m बचा हुआ है, m भी है, v स्क्वायर है भाई, यू स्क्वायर का नहीं करना। अब देखो यू स्क्वायर क्या है, बेसिकली यू स्क्वायर होता है हमारा इनिशियल एनर्जी। देखो जैसे इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होती है। इनिशियल वेलोसिटी जो है, मान लो जब ऑब्जेक्ट स्पीड में है, ठीक है, पहले से उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी कोई एक नंबर्स में होगी, लेकिन इनिशियल तो 0 से ही शुरू किया होगा उसने, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 है, तो मैं इसको 0 रख दूंगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा मेरे पास m मल्टीप्लाई वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2। क्लियर, अब इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, 0 का स्क्वायर तो फिर यहाँ पे हो गया ये 1/2, ये 2 आगे लिख दिया मैंने, बस थोड़ा नीचे लिखा है कोई डिजाइन के लिए, m v स्क्वायर, बाकी ये तो 0 हो ही गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रूव हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये और वर्क एनर्जी बराबर होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे W से के लिख दिया। तो काइनेटिक एनर्जी समझ में आया कि कैसे होती है, हमने ये पढ़ा था F इक्वल टू एस, F इंटू एस। ठीक है, 4 सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन ma, ये हमने निकाल दिया मोशन के फॉर्मूले से, जिससे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालते हैं, दोनों को पुट किया कट करके, यही आ गया अपने आप आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया, कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, 2 टाइप की होती है, जिसमें से काइनेटिक का हमने देख भी लिया डेफिनेशन भी, और इसकी भी डेफिनेशन तो पता है रेस्ट पे होती है, ये मोशन में होती है। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकला वो हमने डिराइव करके यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, और ये हमने इसको ये क्यों लिखा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया जो वर्क है ना वो एनर्जी के बराबर है, इसीलिए हम लोग वर्क को एनर्जी इक्वल लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू भी जूल है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं पोटेंशियल के बारे में, डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले, और उसका जो फॉर्मूला है छोटा सा उसको भी डिराइव करेंगे, छोटा सा है, उसकी तो डेरिवेशन बहुत ही छोटी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन तुम्हें पता ही होगी, पर फिर भी लिख देते हैं। जब भी एनर्जी, वो एनर्जी जो पोजेस होती है जब ऑब्जेक्ट एक किसी सर्टेन पोजीशन पे रखा हुआ है या फिर रेस्ट पे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, इट इज, या जो ये एनर्जी इट इज पोजेस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट पोजीशन, जब वो किसी रेस्ट पोजीशन पे है तब ये एनर्जी काम करती है। ठीक है, पोजीशन जरा थोड़ा खराब हो गया, देख लेना। ठीक है, अब देखो ये मेन कैसे किस फंक्शन पे वर्क करते हैं वो देखते हैं सबसे पहले। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये एक ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे है, कहीं पे हवा में नहीं है, किसी जैसे मान लो लटका हुआ है, फिर कोई फेंक रहा है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो इसके पास अपनी एक हाइट है, ये वाली हाइट। ठीक है, इस पे जो एनर्जी लग रही है, ठीक है, यहाँ से इसकी जो भी हाइट है उसको हम मान लेते हैं h। ठीक है, अब ये रुका हुआ है ऊपर एक जगह पे, कोशिश चल रही है कि भाई ग्रेविटी तो लगी हुई है नीचे खींचने में, नीचे खींचने में। ठीक है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट अगर वहीं पे है, मान लो टेबल के ऊपर रखा है, यहाँ पे टेबल मैंने बनाया नहीं, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, टेबल है, कुछ भी है, या फिर मान लो जमीन पे भी है। अब देखो हम बोल देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट तो जमीन पे हुआ है, पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जमीन पे पड़ा हुआ का मतलब ये है कि एटॉमिक लेवल पे तो वो जमीन से दूर है ना, कुछ तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस तो है। बिल्कुल जूम कर देंगे, बिल्कुल अगर मान लो कोई जमीन पे, मैंने उंगली रख दी यहाँ पे, इसको अगर पूरा जूम कर देंगे तो भी डिस्टेंस आ जाएगा अपने आप। ठीक है, एटॉमिक लेवल पे तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ एक हाइट तो होती है, और ग्रेविटी का काम क्या है, उसको नीचे खींचने का। अब देखो इसको भी डिराइव करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, वो होता है mgh। अब जरा इसको भी डिराइव करते हैं, उसमें था हाफ mv स्क्वायर, वो हमने डिराइव कर दिया था। अब देखो इसको डिराइव कैसे करेंगे, इसको डिराइव करते हैं। हमें पता है कि वर्क क्या है, वर्क है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स है, हमें पता है फोर्स क्या होती है, F इक्वल टू ma का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। पर एक्सेलरेशन कब, जब ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब देखो मोशन में होगा तो एक्सेलरेशन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो मोशन ही नहीं है, यहाँ पे तो ग्रेविटेशन काम कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे फोर्स इक्वल टू mg। ये क्लियर है, ये पहले मतलब इजीली मैंने बता रखा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोली। देखो जब कोई मोशन में होता है ना, तब हम लोग फोर्स को ma लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन है, मोशन है तभी तो एक्सेलरेशन है, कहीं चीज आगे बढ़ रही है, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन भी होगी। ठीक है, और जब कोई रेस्ट पे होती है चीज, ठीक है, यहाँ पे तो इसमें थी रेस्ट पे होगी तो F इक्वल टू mg लेते हैं।
mg क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देखो वो मोशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन है नहीं, ग्रेविटी काम कर रही है सिर्फ इस पे, ग्रेविटी खींचने की कोशिश कर रही है, तो फोर्स इक्वल टू mg हो गया, बस यही पुट करना है इसमें। तो f क्या है हमारा? f है हमारा mg मल्टीप्लाई s क्या है? s देखो यहाँ पे है हमारे पास, डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी है, डिस्टेंस ही हो खैर, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती, नेगेटिव तो जमीन फाड़ के तो नीचे जाएगा नहीं, पर क्या पता तो ये हो गया h, ये हो गया mgh, ठीक है। और इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि देखो वर्क पावर के वर्क एनर्जी आपस में बराबर है, तो ये भी लिख दिया मैं, ठीक है। दोनों डिराइव हो गए, तो बहुत ही छोटा था, उसमें थोड़ा सा दिमाग तो लगाना था, इसमें तो ज़्यादा करना भी नहीं कुछ, ठीक है। अब देखो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब हम डिस्कस करते हैं कि वर्क एनर्जी एक थ्योरम है, उसको भी डिस्कस करते हैं, फिर एक दो टॉपिक रहेगा, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखो आते हैं हम अगले टॉपिक पे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको डिस्कस करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम का पता है मतलब क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है हमें कि जो नेटवर्क है, नेटवर्क मतलब वो नेटवर्क नहीं मोबाइल का नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब जो टोटल वर्क होता है किसी भी चीज का, वो इक्वल होता है जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है, उसके चेंज इन वेलोसिटी। जैसे मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, यहाँ से स्पीड बन गई, यहाँ से 0 से 10 की स्पीड आ गई, यहाँ से जब ये चेंज हुआ ना, हम क्या करेंगे 10 माइनस जो भी स्टार्टिंग में कितनी थी 0, तो 10 माइनस 0 कितना 10 ही हो गया। तो जो वेलोसिटी का डिफरेंस है उसको जब हम एक दूसरे से माइनस कर देते हैं तो वो नेटवर्क के बराबर आ जाता है। वर्क मतलब जो भी हमारा नेटवर्क है वो इक्वल पता है किसके होता है? वो होता है चेंज इन वेलोसिटी का। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। द नेट वर्क डन लिख देता हूँ ताकि तुम्हें नेटवर्क ना लगे। नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन इट्स वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की बात है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी में और क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज होता है तो फिर हमारा नेटवर्क जो है उसके इक्वल होता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो, नेटवर्क इक्वल टू किसके, वेलोसिटी कौन सी होती है? दो होती है अपने पास वेलोसिटी, एक होती है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, एक तो ये लगी हुई है। भाई देखो अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसके पास वेलोसिटी है, वो भी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में तो अलग हो गया, ऐसा तो यानी कि बचपन से लगी जा रही है, लगी जा रही है। इसको माइनस कर देंगे किससे? इससे एम यू स्क्वायर से, क्योंकि ये देखो ये वाली जो वेलोसिटी है, ये स्टार्टिंग वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी तो पता ही होगा, या नहीं पता तो बता देता हूँ। यू होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो शुरू होने से पहले की है। जैसे मान लो 0 है, या तो कोई 5 पे था, 5 पे चले आ रही 100 पे हो गई, तो इनिशियल उस टाइम इनिशियल 5 है और 100 उसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे देखो इनका क्या बोलता है, इनका चेंज इन वेलोसिटी है ना, तो इन दोनों को बस आपस में माइनस कर देना है। तो हाफ कॉमन आ गया इधर, एम भी कॉमन आ गया, और यहाँ पे रह जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये है बेसिकली नेटवर्क। अगर हमें निकालना है किसी भी चीज़ का तो उसके फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वैसे इनिशियल वेलोसिटी नहीं, बेसिकली फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस करना, सिर्फ वेलोसिटी माइनस नहीं करना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये पूरा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी है ये वाली, ठीक है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल जब हम माइनस कर देते हैं, मतलब फाइनल में से इनिशियल, तो ये फॉर्मूला बनता है। तो नेटवर्क किसके इक्वल है? नेटवर्क इज इक्वल्स टू द चेंज इन वेलोसिटी। और बेसिकली क्या यहाँ पे एक उसमें लिख लो कि डिफरेंस बिटवीन, जिससे तुम्हें इजीली याद रहे, डिफरेंस बिटवीन फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है कुल मिला के, ये है नेटवर्क। वर्क एनर्जी मतलब नेटवर्क किसके इक्वल है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नेटवर्क इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, ठीक है। ये भी टॉपिक हो गया। अब देखो अब हम उस टॉपिक पे आते हैं जो मैंने तुम्हें बताया था ना कि एनर्जी, जो वो एक लाइन लिखी थी यहाँ पे नीचे की, एनर्जी हर जगह कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट कैसे है अब वो जरा डिस्कस करते हैं बिल्कुल अच्छे से, वो 5 नंबर में आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो अब आते हैं प्रूफ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो एनर्जी हर जगह कांस्टेंट रहती है, उसको जरा प्रूफ करके देखते हैं कि क्या सही में कांस्टेंट रहती है या नहीं रहती। देखो सबसे पहले उसके लिए हमें एक सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप का मतलब क्या है? देखो जैसे मान लो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या छोटी सी टेबल भी मान सकते हैं एग्जांपल के लिए हम लोग, ठीक है। ये टेबल है, मान लो टेबल ही लिख दिया मैंने, ठीक है। इस टेबल के ऊपर रखी हुई है एक बॉल, एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की ना जो हाइट है उसको हम मान लेते हैं h। लेट्स से कि ये हाइट h है हमारी, ठीक है। अब ये टेबल पे बॉल रखी हुई है, ये टेबल है, इसकी हाइट हो गई h। अब ये एक पॉइंट है जहाँ पे बॉल है इस टाइम, इस पे एनर्जी चेक करेंगे, इसको मान लो a पॉइंट, क्लियर। अब यहाँ से मान लो मैंने इसको धक्का दे दिया, धक्का मैंने ऐसे नीचे को नहीं दिया, मैंने बस इसको साइड से धक्का दिया। अब जो ये गिरेगी, ये ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होती रहेगी, हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई इस पे, ठीक है। अब मान लो ये फ्री फ्लो ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको धक्का दिया तो ये गिर के मान लो आ गई यहाँ पे, ये है बी पॉइंट। इस पे भी जरा चेक करेंगे कि बाद में
यहाँ पे इसका जो एनर्जी है वो बराबर है इसके या नहीं। अब देखो एक तो हो गया इनिशियल पॉइंट है, एक फाइनल पॉइंट है, लेकिन मान लो बीच में भी किसी पॉइंट पे भी हमें निकालना है, बीच में मान लो यहाँ पे भी किसी पॉइंट पे थी ये, इसको मान लो सी पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ए बी और सी पॉइंट हो गए, इस पॉइंट पे भी इसकी एनर्जी निकालेंगे, इस पे भी और इस पे भी, हर पॉइंट पे निकालेंगे। और अब देखो सी पॉइंट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की एक लिमिटेड हाइट होगी, इसको मान लेते हैं एक्स, और यहाँ से लेके जो यहाँ तक की हाइट होगी वो होगी एच माइनस एक्स, ठीक है, ये हाइट हमारी एच है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। बस इसको जरा प्रूव करते हैं कि ए बी और सी पे बराबर है या नहीं, बराबर होगा तो मजा आ जाएगा। देखो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें निकालनी है टोटल एनर्जी, टोटल टी ए क्यों लिख दिया मैंने, वैसे तो हाँ एक ही बात है, पर टी ए पे नहीं निकालना है। टोटल एनर्जी इक्वल टू किसकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के, इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, हर पॉइंट पे करेंगे, इसी बेस पे जरा चेक करेंगे सबको, ठीक है। तो सबसे पहले पहले पे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं पॉइंट ए पे, ए पॉइंट पे देखते हैं, यानी कि टी ए निकालेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट ए यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लग रही है, बिल्कुल लग रही है, ऊपर रखी हुई है, बॉल रुकी हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो लगी नहीं रही जब बॉल रुकी हुई है, काइनेटिक एनर्जी तो मोशन में चाहिए, तो यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पे, जीरो। तो टी ए कितना आ गया, टी ए आ गया हमारा एम जी एच, ये आ गया पहला पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, पॉइंट बी निकाल लेते हैं, पॉइंट बी। पॉइंट बी पे देखो यहाँ पे ना ये बॉल काइनेटिक एनर्जी से होकर अब यहाँ पे गिरी है प्रॉपर, ठीक है। तो टी बी निकालते हैं इस बार हम, तो ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला अगर ये है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जैसा हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो अगर ये मोशन से आई है, यहाँ पे पूरा प्रॉपर मोशन से यहाँ पे आके रुकी है, अभी रुकी तो खैर मोशन की ही बात करें, बिल्कुल यहाँ पे भी यहाँ इस तरीके से आई है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी की जो चीज़ होनी चाहिए रुकी हुई, हमने वहां से लेके यहाँ तक कैलकुलेट किया, और डिस्टेंस में जब वो कंप्लीटली मोशन में थी, यहाँ से लेके बी पॉइंट पे, तो वही ना मोशन की पूरा मोशन से चलती हुई आई है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पूरी है, क्योंकि अगर मोशन से आई है गिरते हुए तो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब तुम बोलोगे कि ये तो ये बराबर नहीं है, तो एनर्जी बराबर कैसे, जरा निकालते हैं। देखो अब हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था यहाँ पे, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ से वी स्क्वायर का फॉर्मूला निकालते हैं। देखो वी स्क्वायर कैसे निकलेगा, 2as बाई यू स्क्वायर, बाई नहीं ये, अच्छा हाँ ये तो जीरो ही है यहाँ पे, क्लियर। अब यहाँ पे इनिशियल की बात करें जरा, देखो ये जो इनिशियल फोर्स है ये वाली, ये तो जीरो है, क्योंकि देखो हमने किसी को धक्का दिया है, पर ऐसे नीचे की तरफ नहीं दिया, वो खुद अपने फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है तो आराम से गिर रही है, इसकी इनिशियल फोर्स तो जीरो है, यानी वी स्क्वायर क्या हो गई, ये यू स्क्वायर क्या हो गई, जीरो। वी स्क्वायर तो हमें पता कि कुछ ना कुछ तो होगी, जब इतनी स्पीड से आती है तो स्पीड तो है, वेलोसिटी तो है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर ये जीरो है यू, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2as इक्वल टू वी स्क्वायर। अब देखो इसमें ध्यान से समझना जरा, ये जो s है, ये s कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है, जो मतलब डिस्टेंस, इसको हमने क्या मान रखा है, h मान रखा है, जरा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको हमने क्या मान रखा है, इसको s को लिख दिया मैंने h। अब a को क्या लिखेंगे, देखो a को क्या लिखेंगे, जब हमने उस फ्री फ्लो ऑब्जेक्ट को फेंका है ना, तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे खींची है, मतलब कोई ऐसी एक्सेलरेशन हमने एक्सटर्नल वेलोसिटी नहीं दी उसको, वो ग्रेविटी के साथ आई है, तो फिर एक्सेलरेशन में हम g लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ग्रेविटी के साथ आई है, ठीक है। अब वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास एक यहाँ पे, इससे देखो क्या क्या चीज़ की, वो जीरो होता है, इनिशियल जीरो थी क्योंकि हमने कोई स्टार्टिंग में वेलोसिटी नहीं दिया, वो गिरी थी यहाँ पे नीचे, तो फ्री फ्लो में इनिशियल जीरो होती है हमेशा, ठीक है। एस की बात करें, डिस्टेंस हमारा एच है, और ए की बात करें तो ए क्या है हमारे पास, ए जो है वो ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू, तो उसको हम जी लिखेंगे, जैसे हमने एक बार पहले भी लिखा था, ठीक है। तो बस इसको अप्लाई कर देंगे। अब ये तो जीरो हो गया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं हाफ एम वी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 2g और h, इस 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या आ गया mgh, तो फिर से सेम आ गया, यानी कि टी बी पे भी इक्वल है, ये टी ए पे भी जितनी बराबर है उतनी ही टी बी पे भी बराबर है, तो देखो दो पॉइंट तो हो गए बिल्कुल सेम। अब अगर कहीं मिल के ये आ गए टी सी पे पॉइंट पे बराबर आ जाए, तो टी सी निकालते हैं, टोटल एनर्जी सी पॉइंट पे, ठीक है, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उस पर, पोटेंशियल एनर्जी भी लगी हुई है एम जी एच के हिसाब से, और काइनेटिक एनर्जी भी लगी हुई है हाफ एम वी स्क्वायर के हिसाब से, दोनों लगी हुई है इस पॉइंट पे, तो ठीक है। अब देखो एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पे यहाँ पे है अभी ये, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से काउंट होगी, यहाँ से नीचे, क्योंकि जो ग्रेविटी खींचती है अब उस पॉइंट पे, मान लो वो इस पॉइंट पे ना यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी उसको वहां से नीचे खींचती है, ये वाला पॉइंट काउंट होएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे थी तो पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एच ली थी ना, अब इस पॉइंट पे तो यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक की पोटेंशियल एनर्जी काउंट होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास एम जी, और एच हाइट कितनी है, अब देखो इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट की हाइट कितनी है हमारे पास, एच माइनस एक्स, ये है हमारे पास एच माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से देखो हाइट यहाँ पे कम हो, यहाँ तक गिर गई है, तो हाइट तो कम हो गई ना इसमें, ये आ गया हमारे पास। अब प्लस
यहाँ पे यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी नीचे को लग रही है और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी लग के आई है, तो दोनों लग रही है इस पॉइंट पे, इनमें तो एक ही की लग रही थी ना। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हम हाफ एम वी स्क्वायर, देखो वी स्क्वायर हमने यहाँ पे पहले ही निकाल रखा है, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारी 2gh, ये थी हमारी 2g, और यहाँ पे अब h नहीं होगा क्योंकि देखो डिस्टेंस इसका, देखो जब यहाँ से यहाँ तक अब काइनेटिक एनर्जी, देखो पोटेंशियल यहाँ पे लगी थी, काइनेटिक यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पे आने तक लगी है अभी तक, तो इसकी हाइट कितनी है, h नहीं है x है इस बार, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की x है और इसकी हाइट देखें तो h माइनस एक्स है, तो यहाँ पे कितना आ गया x। अब इससे ये कट गया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, ये आ गया एम जी एच माइनस एक्स और प्लस ये बन गया एम जी एक्स, ये 2 पॉइंट आ गए अभी हमारे पास, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे सोल्व करता हूँ, देखो एम जी एच माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम जी एच माइनस एम जी एक्स, देखो क्या किया मैंने, एम जी एच लिख दिया एक बार, फिर एम जी एक्स लिख दिया एक बार माइनस करके, ठीक है। आगे क्या हमारे पास, आगे हमारे पास प्लस में एम जी एक्स है ही। अब देखो एक प्लस का एम जी एक्स है, एक माइनस का एम जी एक्स है, आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा एम जी एच, यानी कि देखो टी सी पॉइंट पे भी एम जी एच ही आ गया, यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट पे बराबर हो गई है। इसका मतलब यह है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी, तीनों पॉइंट पे सेम है, ठीक है। अब आते हैं पावर पे, पावर वाले टॉपिक पे आते हैं, हम डिस्कस करते हैं पावर क्या होती है। देखो हमने वर्क डिस्कस कर लिया, एनर्जी भी डिस्कस कर लिया पूरी, पावर के बारे में देखते हैं कि पावर क्या होती है। देखो बेसिकली पावर की डेफिनेशन तो बहुत छोटी सी है, ठीक है। पावर डिफाइन कैसे होती है, देखो पावर होती है हमारी वर्क अपॉन टाइम, यानी कि जितना वर्क हमारा हो रहा है ना, जैसे कि जो P है वो W/T, यानी कि कितना वर्क हो रहा है और टाइम के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, उसको कहते हैं हम पावर। जैसे कि मान लो टाइम अगर बढ़ जाए, जैसे ये टाइम जो है इसमें नीचे है, तो यानी कि इसका मतलब पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अगर जैसे मान लो टाइम ज़्यादा लग रहा है किसी भी काम को होने में, तो मतलब पावर कम है बंदे में। जैसे टाइम तभी तो ज़्यादा लगेगा जब किसी भी काम को होने में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो पावर भी कम ही होगी। लेकिन अगर मान लो वर्क इसके सामने लिखा है, तो वर्क इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि अगर वर्क ज़्यादा है तो पावर भी ज़्यादा है, मतलब टाइम के साथ। अगर जैसे कम टाइम में ज़्यादा वर्क हो रहा है तो पावर ज़्यादा है, जैसे वर्क ज़्यादा होगा, तो तुम्हें पता है डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या सिस्टम है। अब देखो यहाँ से हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं कि पावर की डेफिनेशन तो हो गई हमारे पास वर्क बाय टाइम, ठीक है। अब पावर की एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर देखते हैं, तो वो होती है हमारी 1 किलोवाट, 1 किलोवाट नहीं बेसिकली किलोवाट होती है। और इसके अलावा क्या होती है, इसके हिसाब से भी देखो वर्क की क्या होती है, वर्क की होती है हमारी जूल, जूल बाय सेकेंड, अगर जूल पर सेकेंड। और अगर वैसे देखें एक और जो 2 यूनिट होते हैं, जैसे कि वर्क की भी 2 थी, तो इसकी होती है किलोवाट। अब देखो 1 किलोवाट का एक सिस्टम, जैसे मैंने तुम्हें वो बताया था ना कि 1 न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, तो वैसे ही 1 किलोवाट देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर 1 किलोवाट एच ये एक यूनिट है, इसका मतलब क्या है कि 1 किलोवाट 1 घंटे में यूज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि एनर्जी यूज्ड बाय, एनर्जी यूज्ड 1 किलोवाट इन 1 आवर, यानी कि अगर 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी यूज हो रही है, तो उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। उसको लिखने का एक तरीका होता है कि किस तरीके से, देखो जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलो जैसे 1 किलो वोट है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मल्टीप्लाई 1 आवर, जैसे मैंने उसमें कैलकुलेट करके दिखाया था ना, सेम वैसे ही ये भी, ठीक है। तो 1 किलो वोट में कितने वोट्स होते हैं, 1000 वोट्स होते हैं, और इसमें कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है, ये कितने हो गए सेकंड्स हमारे 3600 सेकंड्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 6 1 2 3 4 5, और डेसिमल्स में लिखना चाहो तो 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3, हाँ 10 रेज़ टू द पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है 1 किलोवाट आवर, इसके इक्वल होता है, ये 6 कट गया, इसका ध्यान रखना, ये इसके इक्वल होता है। अगर तुम चाहो ना तो 1 किलोवाट को इसके इक्वल भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 किलोवाट बेसिकली क्या होता है, एनर्जी यूज्ड 1 किलोवाट इन 1 आवर, ठीक है। एनर्जी यूज जो हो रही है इन 1 आवर बेसिकली कितनी हो रही है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट एनर्जी अगर 1 घंटे में यूज होती है तो उसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। और पावर की डेफिनेशन क्या है, पावर की डेफिनेशन वोट ही होती है, ठीक है। तो किलो, देखो पावर की डेफिनेशन बेसिकली वोट है, यहाँ पे किलोवाट नहीं है, पावर की डेफिनेशन है वोट, ठीक है। तो वोट है उसकी डेफिनेशन, और जब 1000 वोट जुड़ जाते हैं तो 1 किलोवाट बन जाता है। और अगर 1 किलोवाट 1 घंटे में यूज होता है तो उसको अगर तुम्हें प्रूफ करके दिखाना है तो उसको इस तरीके से लिखते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पावर। पावर बेसिकली क्या है, वर्क बाय टाइम होती है, जितना टाइम लग रहा है, टाइम ज़्यादा लगेगा और वर्क कम हो रहा है तो मतलब पावर क्या है, पावर कम है, तभी तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। और अगर
वर्क ज़्यादा हो रहा है और टाइम कम लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पावर है वो ज़्यादा है, क्योंकि वर्क भी ज़्यादा वर्क हो रहा है कम टाइम में, तो पावर तो बेसिकली ज़्यादा ही होगी, ठीक है। अब एक आध इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर इस चैप्टर को करते हैं कंप्लीट। न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो इस न्यूमेरिकल में क्या बोला है कि सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg का ऑब्जेक्ट है जो 20 किलो का है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है हमें कि ऑब्जेक्ट का मास हमें दे रखा है। चेंजेस उसने क्या किया, अपनी वेलोसिटी चेंज कर दी, चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड से उसने क्या किया 2 मीटर पर सेकंड पे आ गया। वेलोसिटी चेंज किया, बेसिकली कम कर दी स्पीड, 5 किलो की चल रही थी, 5 किलोमीटर पर आवर की चल रही थी मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो 2 पे आ गया, यानी कि थोड़ी कम कर दी। वर्क डन तो हुआ। अब देखते हैं कि होगा क्या। कैलकुलेट करना है वर्क डन। वर्क डन के लिए देखो यहाँ पे सोल्यूशन शुरू करता हूँ मैं इसका। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है अपने पास। वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये तुम्हें मैंने नेट वर्क डन के फॉर्मूले में बताया था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही है ना, ठीक है। अब बस इसको अप्लाई कर देंगे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल का क्या होता है, हाफ एम यू स्क्वायर यू, ठीक है। बस इसको साथ में लिख लो, हाफ एम कॉमन, हाफ और एम कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर। बस इसको और सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा आप सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। मास कितना है इसका 20, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, अभी 2 पे आ गई है, तो 2 का स्क्वायर, और पहले क्या थी, पहले 5 थी, 5 का स्क्वायर। क्लियर। इससे ये कट के यहाँ पे 10 आ गया, 10, 2 का स्क्वायर 4 और ये 25। इसको सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 21। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -210। हाँ, और इसमें जूल लगा सकते हैं हम लोग, जूल लगाओ, चाहे दूसरा भी लगा सकते हो, पर हाँ जूल ही लगाना पड़ेगा, न्यूटन मीटर का तो है नहीं सिस्टम इसमें। तो ये वर्क डन आ गया हमारा। देखो इसमें वर्क डन आया, और इधर इस टाइम वर्क डन हमारा नेगेटिव आया, ठीक है। वर्क डन नेगेटिव भी आ गया। नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि गाड़ी पहले तेज थी, उसके मुकाबले अब स्लो हो गई, कोई ब्रेकर आ गया होगा, रेड लाइट आ गई, ठीक है। तो जब स्लो हुई, पर फिर भी जो रेस दे रहा था थोड़ी कम रेस दे रहा था, पर वर्क डन था वहाँ पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। और वर्क डन हुआ पर कम हुआ, इसलिए फिर से वर्क डन चला गया नेगेटिव में। वर्क डन नेगेटिव भी जा सकते हैं, न्यूमेरिकल ऐसे आ सकते हैं तुम्हें सिंपल, और इससे भी सिंपल आ सकते हैं कि तुम्हें मतलब फोर्स भी दे दी, डिस्प्लेसमेंट दे दी, वर्क डन निकालो, मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे तब भी तुम लोग, क्योंकि वर्क डन का वो सिंपल वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये एफ इंटू एस। इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, पर इस पे शायद 1 या 2 नंबर के आएंगे, इस पे शायद 3 नंबर का भी आ सकता है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक न्यूमेरिकल भी देख लिया हमने। अब मिलते हैं किसी और चैप्टर में। दैट्स इट।